हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैक्सिमम हम आज के वीडियो में 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हो सके तो हम आपको 2 वीडियोज़ बना के देंगे जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। उसको आप अच्छे से तैयारी करके जाइए और आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे भी। ठीक है, और अगर आप देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस से मिलेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 36 मार्क्स आपका यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके पास पहला प्रश्न है यहाँ पास कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर आपको बताना है। तो देख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का उपयोग विद्युत स्रोत जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो आदि के लिए किया जाता है। वैसे विभवांतर शब्द का उपयोग किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए किया जाता है। फिर विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, लेकिन विभवांतर में ऐसा नहीं है। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर के बराबर होता है यदि सेल खुला परिपथ में हो। और इसमें विभवांतर में क्या होगा कि किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव का अंतर होता है इसमें। फिर इस सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि अगर विभवांतर की बात करें तो परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उन 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर में ये पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न अगर देखें तो प्रश्न है आपके पास कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक यानी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को हम अलग से वीडियोज़ बना देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया, कार्य का व्यंजक निकालना है। तो मान लेते हैं कि m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, दंड चुंबक b तीव्रता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है यदि m व b के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, यानी इस प्रकार से मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, यानी b से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इस प्रकार से एक कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र रखा गया जिसके 2 पोल हैं n और s। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या, कौन सा कोण बना रहा है, एंगल थीटा। ठीक है, तो इसी के लिए आपको बताना है फिर कि यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया जाएगा वो कितना होगा। तो याद रखिएगा, इस पर जो प्रत्यानयन बल युग्म लगता है वह क्या लगेगा, ME। ठीक है, क्या लगेगा, MB लगेगा यहाँ पास, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है इसलिए MB लगेगा। और दूसरे सिरे पर भी सेम फोर्स अप्लाई होता है, बल MB। तो इस प्रकार से चुंबक पर कार्यरत प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ये फॉर्मूला है, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, जहाँ M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा M और B, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया था, ये B है और ये चुंबकीय आघूर्ण के लिए M के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबक को डी थीटा यानी बहुत छोटे से कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए हम निकाल लेते हैं कि टाउ डी थीटा। तो टाउ की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, MB साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो DW का W हो जाएगा, इंटीग्रेशन W के रिस्पेक्ट पे। और फिर MB कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हमने माइनस कॉस थीटा लिख दिया। और लोअर लिमिट 0 यूज़ किए हैं और अपर लिमिट थीटा यूज़ किए हैं। ठीक है, उसको भी हमको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1, फिर अपर लिमिट यूज़ करिएगा कॉस थीटा, फिर माइनस होता है तो इसलिए माइनस तो यहाँ पास आपके पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पास प्लस हो जाएगा। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर आप माइनस यहाँ से कॉमन करते हैं तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए कॉस 0, तो यहाँ से अगर माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 रख दीजिए और ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू MB 1 माइनस
कॉस थीटा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रक विमेय सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न अगर इसी के अनुसार देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको करने होंगे, है ना। ये 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा ये वाला। ओके, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे इधर तो उसी के आगे का आपको कहाँ तक करना है, ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, L = म्यू पाई n स्क्वायर r/2। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है। अब अगला देख लीजिए, इसमें प्रभावित करने वाले कारक बोला गया है। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, केवल आप अगर टॉपिक भी लिख देंगे, यानी कुंडली में फेरों की संख्या n पर, इसे आप डिटेल करने की जरूरत नहीं है। फिर कुंडली की त्रिज्या r पर और कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर, इसे भी इतना भी लिखते हैं तो भी आपका करेक्ट होगा। अभी में सूत्र लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए, अब ये आपका जो गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है दिया गया है कि नीचे एक इस टाइप का 100% श्योर एक क्वेश्चन आएगा गेट से संबंधित। ठीक है, 3 नंबर में, तो उसे आप अच्छे से करिएगा। देखिए, नीचे दिए गए लॉजिक गेट को पहचान कर उसका बुलियन व्यंजक बताना है। तो क्या करोगे आप कि सबसे पहले ये अगर आप देखें तो अगर यहाँ पास इस प्रकार का कुछ दिया हुआ है तो वो यूँ समझ लीजिए आपके पास वो कॉम्बिनेशन गेट है। नॉर और आपका नैंड गेट, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन गेट होता है। नॉर गेट एक्चुअल में और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है ना, नॉट गेट से मिलकर बनता है नॉर गेट। तो अब इसमें से सबसे पहले आपको और गेट के लिए यूज़ करना, उसके बाद और का जितना जो आउटपुट मिलेगा आपको उसका आप अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको और गेट के लिए अगर अप्लाई करें, ये दोनों इनपुट है, तो अगर दोनों कंडीशन 0 और 0 है तो दैट टाइम क्या होता है, 0 होता है। ओके, अगर दोनों में से कोई अगर ऑन है ना, और एक ऑफ है, तो जो लाइट है वो ग्लो होती है उस समय। तो 0 और 1 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 और 0 है तो क्या होगा, तब भी 1 होगा। 1 1 है तब भी 1 होता है, मतलब 3 कंडीशन में 1 1 होते हैं। फिर इसी का जस्ट अगर अपोजिट नॉर गेट के लिए अपोजिट करते हैं, यानी नॉट गेट के लिए, तो 0 का 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नॉर गेट का सिंबल बनाते हैं, मतलब सिंबल के साथ ट्रूथ टेबल यानी सत्य सारणी बनानी होती है आपको। अगर आपको गेट से संबंधित कोई भी अगर डाउट रहता है इस टॉपिक से, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे नेक्स्ट। फिर देखिए, कॉमन इमिटर विधा में एनपीएन ट्रांजिस्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि विद्युत परिपथ सहित लिखना है। ये प्रश्न बैंक में भी दिया हुआ है ये प्रश्न, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप इसे बनाएंगे, और फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण उत्पन्न कीजिए। इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को समझाना है आपको, तो इसे आप लिखेंगे, यहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, ये देखिए, फिर यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है। फिर इसके बाद इन दोनों समीकरणों से करना है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसका मान आपको समीकरण 3 से इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, तो 0। अगर इसकी वैल्यू अधिकतम देहली आवृत्ति न्यू एफ और के बराबर है, तब फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 1/2 MV² मैक्सिमम वैल्यू, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पास। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी आपके पास 1/2 MV² मैक्सिमम H न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, इसकी निर्भरता है, उससे आपको लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके संयोजन यानी कॉम्बिनेशन को बोला है, इसके संयोजन से एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है।
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल कर, यानी डायोप्टर जो उसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक निकाल कर उसकी प्रकृति भी बताना है। तो f1 की वैल्यू यहाँ 20 है, f2 की वैल्यू -30 है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करना है। फिर ये संयुक्त लेंस के लिए ये अब फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पास f1 की वैल्यू यहाँ 20 हो गई और f2 की वैल्यू -30 हो गई। ओके, तो यहाँ से क्या करना है आपको, 30 और 20 का एलसीएम आप निकालेंगे, 60 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पास फिर आपको 23 जा तो ये 3 मिल गया, और फिर इसके बाद 32 जा 60, तो आपके पास कितना है, 1/60 आया। क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ अलग प्रकार का भी प्रश्न दिया गया था, बोला गया था लेंस की क्षमता का मात्रक। तो देखिए दूरी धनात्मक होती है, यह एक अभिसारी लेंस है और एफ का मान कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास से अगर बात करें डायोप्टर का, तो ये जो क्षेत्र है ये, यानी हम क्षमता बोल सकते हैं, पावर = 100/f हो जाएगा। तो f की वैल्यू 60 है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे आप, तो कितना मिलेगा, 1.66 डायमीटर ना, डायोप्टर। डी का मतलब यहाँ क्या हो गया, डायोप्टर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर प्रकृति क्या होगी, इसकी उत्तल लेंस होगी। ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसका अपवर्तनांक से संबंध व्युत्पन्न कर उसे प्रभावित करने वाले कारक बताना है आपको। ठीक है, इसे लिखेंगे आप यहाँ से। देख लीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 19 का है, अवरक्त प्रकाश क्या है, उसका उत्पादन किस प्रकार होता है, उसके 2 गुण व उपयोग लिखकर बताना है, और कोहरे में दिखने हेतु इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, ये भी बताना है आपको। फिर इसके बाद तो देखिए, ये कोहरे में इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, किसी वस्तु को देखने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन किरणों की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिस कारण ये जो किरणें हैं कोहरे में भी अधिक दूरी तक जा सकती हैं। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां हैं, उसे आपको बताना है, यहाँ लिखना है। तो इसे आप बना लीजिएगा बोर के परमाणु के अनुसार। फिर अगला प्रश्न देखिए कि किसी नाभिक के द्रव्यमान संख्या के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। द्रव्यमान संख्या के लिए जो ग्राफ बनाया गया है, फिर विखंडन है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में अंतर बोला गया है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो यह समय का सतत फलन होता है और यह असतत सिग्नल होता है। इसमें समय के साथ वोल्टेज या धारा के मान में लगातार परिवर्तन होते रहता है और इसमें 0 और 1 से प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसमें आधार 10 पर दशमलव संख्या पद्धति का उपयोग होता है और डिजिटल सिग्नल पर इसमें आधार 2 द्विधारी संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है। फिर एनालॉग सिग्नल पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को एनालॉग परिपथ कहते हैं और डिजिटल सिग्नल पर आधारित इलेक्ट्रॉन परिपथ को डिजिटल परिपथ कहते हैं। तो ये आपके पास 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, यहाँ लगभग 12 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करा दिए और बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि बाकी के 3 सेट के भी 3 नंबर के क्वेश्चन हम आप लोगों तक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दें कि आने वाले समय में हम पीईटी और पैट यानी एग्रीकल्चर के लिए भी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।